फौज 4 जनरलों की नहीं होती। अच्छा, यानी वो ये कह रहे हैं कि बाजवा वगैरह की भी नहीं थी और अब जो है इनकी भी नहीं है। अच्छा, और वो कहते हैं वो 7 लाख सिपाहियों की भी नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं फौज तो कौम की होती है। जरा फॉर्मुलेशन देखें। इसी फौज को धमकियां देते रहे हैं ये खान साहब के साथ मिलके, आपने नहीं सुनी? सही। पूरी पीटीआई की लीडरशिप अंडरमाइन करती रही है फौज को, और इस तरह अंडरमाइन किया है जो पाकिस्तान के दुश्मनों ने नहीं किया कभी। वो जनरल बाजवा साहब जिनकी तारीफ और उनकी, यानी क्या कहूँ मैं, खुशामदी। नहीं तो फिर अगर असद उमर साहब की बात को सही मान लिया जाए तो फिर वो जो धमकियां थी, वो टकराव था, वो कौम के साथ था, अवाम के साथ था। देखिए, मैं फिर आपको ये कह रहा हूँ कि ये बातें अब जो की जा रही हैं, ये अगर वक्त से कर देते तो शायद इनकी कोई अहमियत होती। अब वो सिर्फ अपने ऊपर से मलबा साफ कर रहे हैं। उनको इसकी फिक्र नहीं है कि इसका इमरान खान को क्या नुकसान होगा या पीटीआई को क्या नुकसान होगा। सही। वो एक ही सांस में ये भी कहते हैं कि ये सारे फैसले खान साहब के थे, दूसरी सांस में वो ये कहते हैं कि जी मैं तो पीटीआई का लॉयल था, लॉयल किसी और पार्टी से सियासत जो है वो रहूंगा। तो एक खबर तो आपके साथ यहाँ ये शेयर करनी है जो आते आते मुझे मिली है कि खान साहब ने अपनी पूरी लीगल टीम फारिग कर दी है। अच्छा, और उसकी वजह? अभी आता हूँ उस पर। लीगल टीम में कौन कौन था? सबसे बड़ा नाम तो उसमें अली जफर है। अली जफर साहब ने पीटीआई के और इमरान खान की कितनी केसेस में जान बचाई है और कितना उनका कंट्रीब्यूशन है, उनको इस तरह यकजुम्बश कलम फारिग कर देने की मैं मुजम्मत करता हूँ। सही। और ये अच्छी मिसाल नहीं है। खान साहब के करीब होने के लिए अब लोग 2 बार सोचेंगे। मेरी बात रिकॉर्ड पे रखिएगा। अच्छा। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि 2 अशखास हैं जिनमें से एक का नाम तो है लतीफ़ खोसा। अच्छा। और दूसरे हैं चौधरी एतजाज आसन साहब। अच्छा। वो वैसे तो अब कहीं के भी नहीं रहे ना, इसलिए कि ना वो अपनी पार्टी के हैं। वो जिस थाली में खाते रहे उसमें छेद करते रहे हैं। सारी ज़िंदगी उन्होंने रिस्पेक्ट करवाई है पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी ने उनको रिस्पेक्ट दी है, लेकिन ऐसे ऐसे मौक़ों पर उन्होंने डिसोन किया अपनी पार्टी को कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं है। नहीं तो इन दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन है? लोगों को शायद पता नहीं है, मुझे ये मालूम है कि ये भुट्टो साहब के दौर में भी सूबाई काबीना में शामिल थे और फिर इस्तीफ़ा दे के जा रुले थे असगर खान साहब की पार्टी में, तहरीक इस्तिक़लाल में। अच्छा। एक बात। दूसरी बात यह कि लतीफ़ खोसा साहब जिनको पार्टी कहाँ से कहाँ ले गई है, उन्होंने भी पार्टी के साथ एक बेटे की टिकट के ऊपर कंप्रोमाइज़ करके, यानी पीटीआई से टिकट लेने के चक्कर में उन्होंने अपनी पार्टी को डिसोन किया। अब उनकी एक गुफ्तगू जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल है और कानों तक भी पहुंच रही है कि लतीफ़ खोसा साहब, टिकट का ही मामला था बुखारी जी बिल्कुल, दोनों के बेटों की टिकट का मामला था। खोसा साहब ने स्टैंड लिया, इस तरह का स्टैंड तो पीटीआई के लोगों ने नहीं लिया। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। वही अब खान साहब को मशवरा दे रहे हैं कि ये जो मर्डर केसेस है ना 2 आपके ऊपर, इसके ऊपर आपकी जान पर बड़ा अजाब आने वाला है। अच्छा। और भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने, वो मैं आज रोक रहा हूँ। ये जो डिसॉल्व किया उन्होंने अपनी लीगल कमेटी, सेंट्रल लीगल कमेटी, इसमें इन दोनों का क्या? इन्हीं का, इसके अलावा और किसी का रोल है ही नहीं। अच्छा, इनके कहने पे किया। तो अब इनको बना दिया ना उन्होंने, खोसा साहब बन गए ना। सही हो गया। ठीक है, समझ आ गई ये बात आपकी। सही। ये जो हेस्ट के फैसले हैं ना, ये उस वक्त होते हैं जब कोई एक बड़ा लीडर जो है वो ब्रेक हो रहा हो। ये इस किस्म के अनहोने फैसले करना, ये आपकी वीकनेस की दलील है, आपकी बहादुरी की दलील नहीं है। ठीक है जी। अब आ जाइए जनाब उस इंटरव्यू की तरफ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। क्या हुआ एकदम से असद उमर साहब को ऐसे इंकशाफात कर डाले? और देखें, असद उमर साहब की पीटीआई को जो है वो एक जारी करना पड़ा पेपर कि ये असद उमर साहब ने जो बोला इंटरव्यू में उसके हवाले जी। मैं उनके खानदानी पस मंजर में तो जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अच्छा। उनके एक भाई जो है नून लीग में, जुबैर अहमद उनका नाम है, और असद उमर साहब जो हैं ये पीटीआई में थे। पीटीआई का जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़े स्टॉलवर्ड थे, लेकिन अब जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो एक तरह से मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब और उनकी पॉलिसीज को डिसोन कर रहे हैं। मतलब अपना दामन झाड़ रहे हैं वो उन जी। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ क्योंकि ये याद रखिए कि जो असद उमर हैं ये चूँकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी थे और इमरान खान साहब के करीब 3 लोगों में इनका शुमार होता था। लिहाजा वो बात जो उस वक्त कहते थे उस पर भी बड़ा लोग रिलाई करते थे, और अब जो वो बातें कर रहे हैं उस पर भी लोग सीरियसली सोच रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने एक तो ये कहा जी कि जो मज़ाकरात के 2 दौर हुए थे पीडीएम की हुकूमत के साथ, उनमें पीडीएम को हम यहाँ तक ले आए थे कि वो डेट देने के लिए तैयार थे असम्बलियाँ तोड़ने की।
वो कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब को और तमाम जो निगोशिएटर मेरे साथ थे उनको कायल करने की कोशिश की कि डेट ले लें, अगर आपने डेट ना ली तो इलेक्शन ओझल हो जाएंगे नजरों से। और वही हुआ। लेकिन उसने इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि ये फैसला फिर किसने किया कि नहीं लेनी, कि नहीं हम ये वापस आ जाए यहाँ से। उन्होंने फिर इसकी वजाहत की कि कोई भी फैसला पीटीआई में बड़ा फैसला वो इमरान खान साहब की मर्जी के खिलाफ या मर्जी के बगैर नहीं होता। अच्छा, तो उन्होंने सारा मलबा जो है इमरान खान साहब पर डाल दिया है कि उस मुज़ाकरात से वापस होने का फैसला इमरान खान साहब का था। सही। अच्छा बुखारी साहब, ये जो इलेक्शन ना लड़ने वाली बात उन्होंने की है, अब वो कह रहे हैं कि मैं तो पहले डिसाइड कर चुका था। देखें, उन्होंने बहुत कंडीशनल बात की है। उन्होंने कहा है कि मैंने कई महीने पहले ये फैसला कर लिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा 2023 का। अच्छा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर हालात ऐसे हो जाएं, अच्छा, या मैं समझूं कि ये जरूरी है इलेक्शन लड़ना, तो कोई ये हरफ आखिर भी नहीं है। अच्छा, लड़ भी। लेकिन ये वो बात कह रहे हैं कि हालिया जो इस वक्त हालात हैं, इसके तहत मेरा कोई इरादा नहीं है 2023 के इलेक्शन लड़ने का। अच्छा, वो ये कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूँ कि अगर पीटीआई चाहती है कि मुल्क में इलेक्शंस हो, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बशम खान साहब और पीटीआई को 2-2 कदम पीछे हटना होगा। यानी वो डिसोन कर रहे हैं इमरान खान की इस वक्त की पॉलिसी को कि अगर आप इसी पर कायम रहे तो आपको भी और पार्टी को भी नुकसान होगा। ये वो बड़े दबंग तरीके से कह रहे हैं। और एक और हम बात जो उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि वो शुरू से इख्तलाफ करते रहे हैं खान साहब के जो सियासत करने का तरीका था, या जो एक रिफ्ट थी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही नहीं बल्कि दीगर पार्टीज के साथ भी बैठने का वो जो एक था कि नहीं बैठेंगे, बात ही नहीं करेंगे। तो वो देखिए, मैंने फिर आपको कहा कि इस वक्त उसने अपना सारा मलबा जो है वो खान साहब पे डाल दिया, खुद कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब आ जाए 9 मई पे। 9 मई के हवाले से वो कहते हैं कि जो भी स्ट्रेटजी, मुझे नहीं पता कि कोई स्ट्रेटजी थी, यानी वो बिल्कुल डिसोन कर रहे हैं कि 9 मई के बाद जो कुछ हुआ उसमें उनका कोई हिस्सा था या उनके इल्म में था। वो कहते हैं मेरे इल्म में भी नहीं है। लेकिन 9 मई के बाद जो हुआ और जो अब शवाहद सामने आ रहे हैं, वो लगता है कि वो एक कैलकुलेटेड एंड वेल प्लान्ड पॉलिसी का हिस्सा था। यहां तक भी कहा जा रहा है कि टारगेट्स तय थे कि अगर खान साहब को पकड़ा जाएगा तो कहां कहां जाके अटैक करना है। ये शवाहद सामने आ रहे हैं, ये कोर्ट के रिकॉर्ड पर भी बातें सामने आ रही हैं। देखिए, वो ये कहते हैं कि मैं तो टकराव की रविश से इत्तेफाक कभी करता ही नहीं था। अगेन ही इज डिसोनिंग हिज रोल एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनीथिंग दैट हैज लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा तजाद है बुखारी साहब। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे हालात ऐसे बनते हुए नजर आ रहे थे जिस तरह 9 मई का सानहा हुआ तो उस तरफ हालात जा रहे हैं। तो ये उन्होंने बिल्कुल कहा है। लेकिन आपने ये बात अब जो कह रहे हैं, अब भी तो पब्लिकली कह रहे हैं ना, उस वक्त क्यों नहीं कही? उस वक्त क्यों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर दी कि मैं खान साहब आपको वार्न कर रहा हूं, देखिए अगर आपने ये किया तो ये हो जाएगा। बहुत बहुत बड़ा हो जाता कद उनका, यकीनन। ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि मेरे बारे में और फौज के बारे में इबहाम फैलाया जा रहा है। वो कहते हैं, अब ये बहुत यानी बारीक वारदात है, गौर से सुनिएगा इसको। वो कहते हैं